सो टुडेस टॉपिक इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर समझने से पहले ना हमें रियल पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर समझनी चाहिए। देखो, रियल पावर तो हमारे पास ये वो पावर होती है जो कि लोड के अक्रॉस कंज्यूम हो रही होती है, यानी कि लोड हमारे पास रियल पावर को यूटिलाइज कर रहा होता है और हमें जो बिल किया जा रहा होता है वो रियल पावर के ऊपर किया जा रहा होता है रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को। रिएक्टिव पावर क्या होती है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर मेरे पास रियल पावर प्रोड्यूस हो रही है तो लाजमन सी बात है कि उसके रिएक्शन में कोई ना कोई ऐसी पावर प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि उसको अपोज करेगी, जो कि उसके बिल्कुल अगेंस्ट होगी। तो वो हमारे पास पावर कहलाई जाती है रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर करती क्या है? अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं ना सर्किट में, तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं कि वो एक साइकिल में चार्ज होते हैं और दूसरे साइकिल में डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि वो जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं एक साइकिल में वो रिटर्न बैक कर देते हैं उस एनर्जी को टू द सर्किट इन द नेक्स्ट साइकिल। तो कंटिन्यूसली वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही होती है और उनकी जो नेट एनर्जी कंजम्पशन होती है वो ज़ीरो होती है। अब अगर मेरे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनमें प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो मेरे पास उसका बिल ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है एक साइकिल में वो उतनी एनर्जी रिटर्न बैक भी तो कर रहा है टू द सर्किट नेक्स्ट साइकिल में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास जो घरों में इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास एक्टिव पावर यूटिलाइज हो रही होती है। तो वो कौन सी पावर होती है जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर में फ्लो कर रही होती है? इंडक्टर और कैपेसिटर एक साइकिल में लेते हैं, दूसरे साइकिल में रिटर्न बैक कर देते हैं। वो पावर हमारे पास होती है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर ये वो पावर होती है जो कि टू एंड फ्रो फ्लो कर रही होती है इंडक्टर और कैपेसिटर में। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का जो जिम्मा होता है वो हमारे पास इस रिएक्टिव पावर का होता है, और रिएक्टिव पावर रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। रिएक्टिव पावर ये वो वोल्टेज लेवल्स को मेंटेन कर रही होती है जिसमें हमारी एक्टिव पावर फ्लो कर रही होती है। रिएक्टिव पावर का डायरेक्ट लिंक होता है वोल्टेज से। रिएक्टिव पावर बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ेगी, रिएक्टिव पावर कम होगी, वोल्टेज कम होगी। तो ये रिएक्टिव पावर होती है। अपेरेंट पावर हमारे पास फेजर सम होती है रियल पावर का और रिएक्टिव पावर का। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर हमारे पास रेशियो होता है रियल पावर का और अपेरेंट पावर। पावर फैक्टर क्या इंडिकेट कर रहा होता है? पावर फैक्टर हमें ये बताता है कि हम कितनी एफिशिएंटली अपनी रियल पावर को यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसका पावर फैक्टर मेरे पास है 0.6। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने उसको सप्लाई दी थी ना उस ट्रांसफार्मर को, उसने क्या करा कि उसमें से 60% को एक्टिव पावर में कन्वर्ट कर दिया और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया लोड में। और बाकी की 40% कहाँ गई? बाकी की 40% एक तरीके से हमारे लिए ज़ाया हो गई। क्यों? वो बाकी की 40% उस ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज हो गई। तो ये एक तरीके से हमारे लिए ज़ाया ही तो हो गई। तो पावर फैक्टर इंडिकेट कर रहा होता है कि हम कितनी एफिशिएंटली अपनी रियल पावर को यूज़ कर रहे होते हैं। और पावर फैक्टर हमारे पास -1 से लेकर +1 के बिटवीन होता है। पावर फैक्टर 1 कब होगा? पावर फैक्टर 1 उस वक्त होगा कि जब हमारे पास एक्टिव पावर 1 होगी। ठीक है, एक्टिव पावर मैक्सिमम होगी। ऐसी डिवाइस है जो कि सिर्फ एक्टिव पावर को यूटिलाइज कर रही है और रिएक्टिव पावर ज़ीरो होगी। और ऐसे इक्विपमेंट हमारे पास रेजिस्टिव इन नेचर होते हैं। पावर फैक्टर हमारे पास ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो उस वक्त होगा कि जब मेरे पास कोई ऐसी डिवाइस है जो कि कंप्लीटली रिएक्टिव पावर को ड्रॉ कर रही है और इस केस में एक्टिव पावर मेरे पास ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर फैक्टर मेरे पास उस वक्त ज़ीरो होगा। और ऐसे इक्विपमेंट नॉर्मली इंडक्टिव इन नेचर होते हैं। पावर फैक्टर -1 कब होगा? -1 उस वक्त होगा जब मेरे पास रिवर्स पावर फ्लो करेगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि पावर फ्लो कर रही होती है फ्रॉम द सोर्स टू लोड। अब नेगेटिव पावर फैक्टर में रिवर्स पावर फ्लो करेगी, यानी कि लोड से लेकर मेरे पास सोर्स में पावर जाएगी। लोड एज अ जनरेटर के तौर पे एक्ट करेगा, तो उस वक्त नेगेटिव पावर फैक्टर होगा -1। अच्छा, हमारे पास अगर मुझे किसी नॉन टेक्निकल बंदे को समझाना है पावर फैक्टर की इंपॉर्टेंस, तो उसका तरीका ये है कि चिप्स का पैकेट ले लो। फॉर एग्जांपल लेस। लेस में क्या होता है कि एयर ज़्यादा होती है और चिप्स कम होते हैं। अब क्या होता है कि जो एयर हमारे पास मौजूद है उसको हम कहेंगे कि वो रिएक्टिव पावर है। जो मेरे पास चिप्स मौजूद है वो मेरे पास एक्टिव पावर है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑल्दो मेरे पास एयर किसी काम की नहीं है मेरी, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे मौजूद है क्योंकि वो चिप्स को फ्रेश रखने के लिए यूज़ हो रही होती है पैकेट में। अब अगर मेरे पास चिप्स ज़्यादा होंगे पैकेट में तो जो कंज्यूमर है वो जाहिर सी बात है खुश होगा। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक्टिव पावर ज़्यादा होगी तो मेरे पावर फैक्टर अच्छा होगा। अगर मेरे पास एयर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिप्स तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर के ऊपर। और इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे सिस्टम में रिएक्टिव पावर ज़्यादा है तो मेरे पावर फैक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा, पावर फैक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा।
तो इस तरीके से हम समझा रहे होते हैं किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को। और भी एग्जाम्पल्स हैं। क्या हमारे पास डीसी में पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट है? डीसी में पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? रीज़न उसका ये होता है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। अब मेरे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं है डीसी में जो कि इस डिफरेंस ऑफ द वोल्ट एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट को इंट्रोड्यूस करवा सके। देखो, इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे पास इस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट आपस में सिंक्रोनाइज हुए हुए होते हैं, ठीक है। और इंडक्टर और कैपेसिटर में ये वोल्टेज डिफरेंस होता है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस होता है, सॉरी। अब क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास डीसी में रेजिस्टर जो सॉरी कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, तो कैपेसिटेंस तो ये ख़त्म हो गई। इंडक्टेंस इस तरीके से हमारे पास रूल्ड आउट होती है कि क्योंकि हमारे पास फ्लक्स लिंकेज चेंज नहीं हो रहा, तो इंडक्टेंस भी हमारे पास इस वजह से रूल्ड आउट हो जाती है। तो क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट ही मौजूद नहीं है जो कि इस डिफरेंस को हमारे पास क्रिएट कर सके डीसी में, तो इस वजह से डीसी में पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारे पास कोई रिएक्टिव कंपोनेंट मौजूद नहीं है, इंडक्टर और कैपेसिटर, इस वजह से हमारे पास डीसी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, प्लस 0.985 या माइनस 0.985 लैगिंग पावर फैक्टर है या लीडिंग पावर फैक्टर है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो लैगिंग और लीडिंग हम लोग कह रहे होते हैं ना पावर फैक्टर को, ये हमारे पास नेचर ऑफ द लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक इंडक्शन मोटर है, चाहे उसका पावर फैक्टर 0.9 हो, चाहे उसका पावर फैक्टर 0.1 ही क्यों ना हो, दोनों केसेस में मैं उसको कहूँगा कि वो लैगिंग पावर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि लोड की नेचर लैगिंग है। अब अगर मेरे पास कोई कैपेसिटिव इक्विपमेंट है, तो चाहे उसका पावर फैक्टर 0.1 हो, चाहे उसका पावर फैक्टर 0.8 हो, दोनों केसेस में वो होगा लैगिंग ही। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द लोड मेरे पास कैपेसिटिव है। तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव इस बेसिस के ऊपर, नेचर ऑफ द लोड की बेसिस के ऊपर हम लोग पावर फैक्टर को लीडिंग और लैगिंग कह रहे होते हैं। अच्छा, अगर मेरे पास इसी तरीके से एक और सवाल ये भी होता है कि नो लोड कंडीशन में हमारे पास ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर बहुत पुअर होता है। क्यों? रीज़न उसका ये होता है कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो तरह के करंट्स होते हैं। एक हमारे पास कहलाया जाते हैं मैग्नेट, एक हमारे पास होता है एक्साइटेशन करंट और एक होता है लोड करंट। लोड करंट उस वक्त होता है जब लोड कनेक्टेड होगा सेकेंडरी में। अब नो लोड कंडीशन में हमारे पास जो करंट होता है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन करंट। एक्साइटेशन करंट को हम फर्दर डिवाइड कर रहे होते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट में और कोर लॉस करंट में। मैग्नेटाइजिंग करंट वो करंट होता है जो कि हमारे फ्लक्स कोर में फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, और कोर लॉस करंट वो करंट होता है जो कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को प्रोड्यूस कर रहा होता है नो लोड कंडीशंस में। अब क्या होता है कि जब नो लोड कंडीशन में हमारे पास ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है ना एक्साइटेशन करंट का, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, क्योंकि इसको फ्लक्स को प्रोड्यूस करना होता है कोर में। तो इस वजह से हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर होता है और बहुत ही पुअर पावर फैक्टर होता है नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का।